नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणपत सिंह राजगुरु सर की टेस्ट सीरीज में आज 19वां टेस्ट और इस वर्ल्ड हिस्ट्री का आज चौथा टेस्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 1917 में रूस की क्रांति, 1917 की रूस की क्रांति। इसके अलावा जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, अरब देश, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन और 1949 की चीनी क्रांति के बारे में। 1917 की रूस की क्रांति, 1949 की चीनी क्रांति, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, अरब देश, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अलावा आईसीटी के कुछ टॉपिक है, अनुदेशनात्मक वही रचनाएं, सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी और प्रणाली उपगम के बारे में। इनसे संबंधित 115 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न जो वर्ल्ड हिस्ट्री के रहेंगे और अंतिम 15 प्रश्न जो इन आईसीटी के टॉपिक से संबंधित रहने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें से असत्य होगा? सबसे पहले नंबर पर है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना 1898 के अंदर की गई थी। दूसरा ऑप्शन है कि चार्नोव व एर्गनोव ने 1902 में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की। तीसरा ऑप्शन है कि 1905 में रशियन क्रांति को श्रमिक क्रांति भी कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के संस्थापक लेनिन थे। तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत होगा? इसमें सबसे पहला जो कथन है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना 1898 में हुई थी, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा, चार्नोव एवं एग्रनोव ने 1902 में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की, तो दूसरा ऑप्शन भी इसके अंदर सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि 1905 ईस्वी में रशियन क्रांति को श्रमिक क्रांति कहा जाता है। 1905 के रशियन क्रांति को श्रमिक क्रांति कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सत्य है। और चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के संस्थापक लेनिन नहीं थे, बल्कि इसके जो संस्थापक थे वो थे मार्क्सवादी प्लेखनोव ने जो इसके रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन इसका गलत होगा। 1898 के अंदर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में सभी समाजवादी दलों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। ये सभी दलों ने मिलकर एक नई पार्टी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी आरएसडीएलपी का गठन किया। इसमें सबसे बड़ा दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का था, जिसका संस्थापक मार्क्सवादी प्लेखनोव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। सबसे पहले नंबर पर है पीटर, दूसरे नंबर पर अलेक्जेंडर, दूसरे नंबर पर अलेक्जेंडर द्वितीय, तीसरे नंबर पर अलेक्जेंडर तृतीय और चौथे नंबर पर निकोलस द्वितीय। सामने इनसे संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इनको कुछ उपाधियां दे रखी है। तो इनमें सबसे इसमें दे रखा है रूस का मुक्तिदाता, रूसीकरण की नीति, आधुनिक रूस का जन्मदाता और रूसी जनता का एकमेव सम्राट। तो ये उपाधियां कौन कौन से सम्राटों को, कौन कौन से शासकों को, कौन कौन से व्यक्तियों को मिली थी? तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर है पेटर, सबसे पहले नंबर पर पेटर, पेटर को इसमें जो कहा गया था आधुनिक रूस का जन्मदाता कहा गया था। पेटर आधुनिक रूस का जन्मदाता। दूसरे नंबर पर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय को जो रूस का मुक्तिदाता कहा गया था। तीसरे नंबर पर अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर तृतीय जो इसे रूसीकरण की नीति अपनाई थी। और चौथे नंबर पर है निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय जो है यह इस निकोलस द्वितीय को रूसी जनता का एकमेव सम्राट कहा जाता है। अलेक्जेंडर पीटर आधुनिक रूस का जन्मदाता, अलेक्जेंडर द्वितीय रूस का मुक्तिदाता, अलेक्जेंडर तृतीय ने रूसीकरण की नीति अपनाई थी और निकोलस द्वितीय को रूसी जनता का एकमेव सम्राट कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4
2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। पीटर को आधुनिक रूस का जन्मदाता कहा जाता है। अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में विभिन्न कुरीतियों को समाप्त किया, इस कारण इसे मुक्तिदाता कहा जाता है। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने रूसीकरण की नीति अपनाई तथा जार निकोलस द्वितीय ने अपने आप को रूसी जनता का एकमेव सम्राट मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जार के समय 1905 व 1917 की दो महत्वपूर्ण क्रांति हुई? कौन से जार के समय 1905 की और 1917 की दो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई थी? ये दो महत्वपूर्ण क्रांतियां 1905 की और 1917 की दोनों ही क्रांतियां कौन से जार के समय हुई थी? तो ये हुई थी जार निकोलस द्वितीय के समय। जार निकोलस द्वितीय, 3 नंबर ऑप्शन। जार निकोलस द्वितीय 1894 से लेकर 1917 तक स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासक था। यह स्वयं को फादर ऑफ नेशन कहता था। इसके जिसके परिणाम स्वरूप इसके काल में 1905 और 1917 की दो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार की घटना, रूसी कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी, या खूनी रविवार की घटना हुई थी 9 जनवरी 1905 को। 1 नंबर ऑप्शन। 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905 को अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन उग्रवादी दल के नेता पादरी जॉर्ज गेपेन के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग के सड़कों पर लगभग लाखों मजदूर जुलूस निकालते हुए अपनी मांगे प्रस्तुत करने हेतु जार के महल विंटर पैलेस की ओर बढ़ रहे थे। जार के आदेश पर निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चला दी गई। इसी घटना को रूसी इतिहास के अंदर खूनी रविवार की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है। इसके अंदर मिलान करना है, एक तरफ कुछ पुस्तकें दे रखी है और सामने उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर जो पुस्तक है मदर, मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की के द्वारा। दूसरे नंबर पर फादर एंड सन्स तुर्गनेव की रचना। तीसरे नंबर पर 10 डेज दैट सुक दी वर्ड, 10 डेज दैट सुक दी वर्ड, यह किसकी रचना है? तो यह रचना जॉन रीड की। और स्टैंड एंड रिवोल्यूशन है जो लेनिन की रचना है। 1 नंबर ऑप्शन। तो इसमें 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। मैक्सिम गोर्की मैक्सिम मैक्सिम गोर्की की रचना मदर या माँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी रचना मानी जाती है। जॉन रीड की पुस्तक 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड रूसी क्रांति का विवरण है। स्टैंड एंड रिवॉल्यूशन लेनिन की प्रसिद्ध रचना है। फादर एंड सन्स तुर्गनेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी क्रांति के समय लेनिन कहाँ पर था? फरवरी क्रांति के समय लेनिन कहाँ पर था? तो ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी क्रांति 1917 का परिणाम नहीं था। कौन सा इसमें से फरवरी 1917 की जो फरवरी क्रांति थी उसका परिणाम नहीं था? सबसे पहला रोमनो राजवंश समाप्त हुआ। दूसरा प्रिंस लवोव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। तीसरा ऑप्शन है कि अस्थायी सरकार ने चर्च के विशेषाधिकारों को खत्म किया। अस्थायी सरकार ने चर्च के विशेषाधिकारों को खत्म किया। और चौथा ऑप्शन है कि अस्थायी सरकार ने यहूदियों के विरुद्ध भारी कानून लगाए। अस्थायी सरकार ने यहूदियों के विरुद्ध भारी कानून लगाए थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका सही ऑप्शन नहीं है? पहला रोमनो राजवंश समाप्त हुआ। तो रोमनो राजवंश है जो 1917 की फरवरी क्रांति के पश्चात समाप्त हुआ। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रिंस लवोव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा अस्थायी सरकार ने चर्च के विशेषाधिकारों को खत्म किया। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा ऑप्शन जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है कि ऐसे सरकार ने यहूदियों के विरुद्ध भारी कानून लगाए। कानून लगाए नहीं थे बल्कि यहूदियों के विरोधी जो कानून थे उन कानूनों को हटाया गया था। कानूनों को हटाया था, ना कि लगाया गया। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर इसका गलत होगा। अस्थायी सरकार अस्थायी सरकार का गठन 14 मार्च 1917 को हुआ। इसने नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता प्रदान की, यहूदी विरोध कानून हटाए,
राजनीतिक कैदियों को रिहा किया, चर्च के विशेषाधिकारों को खत्म किया, निष्कासित व्यक्तियों को पुनः रूस आने की स्वतंत्रता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सरकार में बने विभिन्न मंत्रियों का मिलान कीजिए। ऐसे सरकार में बने विभिन्न मंत्रियों का जो मिलान कीजिए, कौन कौन से मंत्री किस किस मंत्री पद पर विराजमान हुए थे। तो उसमें चार व्यक्तियों के नाम है, चार मंत्रियों के नाम है, केरेंस्की, गुज्काव, मिल्युकाव और ट्रेवनकोव। सामने चार मंत्री पद दे रखे हैं, विदेश मंत्री, अर्थ मंत्री, युद्ध मंत्री और न्याय मंत्री। तो कौन कौन से व्यक्ति किस किस मंत्री पद को ग्रहण किया था। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर केरेंस्की। केरेंस्की जो है, केरेंस्की ने जो मंत्रालय मिला था, ये मिला था न्याय मंत्रालय, न्याय मंत्री बने थे। दूसरे नंबर पर है गुज्कोव, गुज्कोव को युद्ध मंत्री बनाया गया था। तीसरे नंबर पर है मिल्युकोव, मिल्युकोव मिल्युकोव का जो विदेश मंत्री बनाया था। और चौथे नंबर पर है ट्रेवेनकोव, ट्रेवेनकोव का जो अर्थ मंत्री बनाया गया था। केरेंस्की केरेंस्की न्याय मंत्री, गुज्कोव युद्ध मंत्री, मिल्युकोव विदेश मंत्री और ट्रेवेनकोव जो अर्थ मंत्री। चार तीन एक और दो, चार तीन एक और दो, एक नंबर ऑप्शन। 14 मार्च 1917 को 14 मार्च 1917 को प्रिंस लेवो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा सरकार का गठन हुआ। प्रिंस लेवो एक उदारवादी जमींदार था और जेमत्सो संघ का सभापति था। युद्ध मंत्री गुज्काव ऑक्टो अम्ब्रिस्ट दल का नेता था। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मिल्युको विदेश मंत्री और ट्रेवनकोव जो अर्थमंत्री बनाए गए थे। न्याय मंत्री केरेंस्की इस मंत्रिमंडल का एकमात्र समाजवादी सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की शर्तें थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की शर्तें इसमें से कौन कौन सी थी। यह संधि जो मार्च 1918 के अंदर हुई थी, इसी के तहत रूस ने जो जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वापस बाहर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एग्जिट किया था। तो यह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है। इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। सबसे पहले नंबर पर है यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, फिनलैंड, जॉर्जिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को रूस ने आज़ाद कर दिया। इन सभी क्षेत्रों को, यूक्रेन को, पोलैंड को, बेलारूस को, फिनलैंड को, जॉर्जिया को, लाटविया को, लिथुआनिया को, एस्टोनिया को रूस ने आज़ाद कर दिया। दूसरी शर्त है कि बेसारेबिया का प्रदेश रोमानिया को दिया गया। अरबों रुपए का जुर्माना रूस पर लगाया गया। इस संधि से रूस ने 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खोया था। इस संधि के द्वारा रूस ने जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खोया था। तो इसमें से कौन कौन से कथन है जो सही है। इसमें पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है कि बेसारेबिया का प्रदेश रोमानिया को दिया गया। अरबों का जुर्माना रूस पर लगाया गया। 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रूस ने इसे संधि के तहत खोया था। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। 3 मार्च 1918 को विदेश मंत्री ट्रोट्स्की ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। यह संधि रूस के लिए काफी अपमानजनक संधि थी। इन दोनों देशों के अलावा ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और तुर्की के प्रतिनिधियों ने भी इस संधि में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के बारे में किसने कहा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के बारे में किसने कहा था कि आधुनिक समय में कभी भी किसी महाशक्ति ने कलम के एक प्रहार से इतने बड़े भाग का समर्पण नहीं किया। ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि, इस संधि के बारे में किसने कहा था कि आधुनिक समय में कभी भी किसी महाशक्ति ने कलम के एक प्रहार से इतने बड़े भाग का समर्पण नहीं किया। तो यह बात कही थी हेजल ने। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। एक तरफ श्वेत सरकार के क्षेत्र है, दूसरी तरफ उनके नेतृत्वकर्ताओं के नाम है। सबसे पहले नंबर पर ओमन्स, ओमन्स का नेतृत्व किसने किया था। कोलचक ने। दूसरे नंबर पर दक्षिण रूस का नेतृत्व किया था डेनिकिन ने। तीसरे नंबर पर यूक्रेन और क्रीमिया का नेतृत्व किया था जनरल रेंगल ने। और चौथे नंबर पर बाल्टिक क्षेत्र का नेतृत्व किया था यूडेमिच के द्वारा, यूडेमिच। तो इसके अंदर 3 1 4 और 2, 3 1 4 और 2, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ओमन्स्क साइबेरिया क्षेत्र में जापान व यूएसए की सहायता से कोलचक के नेतृत्व में श्वेत सरकार बनी। यूक्रेन व क्रीमिया में जनरल रेंगल व बाल्टिक क्षेत्र।
जनरल रेंगर व बाल्टिक क्षेत्र में यूडेमिच के नेतृत्व में श्वेत सरकार बनी। दक्षिणी रूस में डेनिकिन के नेतृत्व में श्वेत सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए। हमें एक कदम है जो हमें एक कदम पीछे हटना होगा जिससे हम दो कदम आगे बढ़ सके। किसने कहा था कि हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए ताकि हम दो कदम आगे बढ़ सके? तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी लेनिन ने। 2 नंबर ऑप्शन। साम्यवाद को बचाने के लिए थोड़ा सा पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा। हमें एक कदम पीछे हटना होगा जिससे कि हम दो कदम आगे बढ़ सके। इसे ही राजकीय पूंजीवाद की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना काल का समय कौन सा था? रूस की पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय था यह था 1 अक्टूबर 1928 से 31 दिसंबर 1932 तक। 1 अक्टूबर 1928 से 31 दिसंबर 1932 तक। 3 नंबर ऑप्शन। रूस में फरवरी 1921 में एक राज्य आयोजन समिति की स्थापना की गई। इस आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1 अक्टूबर 1928 से लेकर 31 दिसंबर 1932 तक था, अर्थात यह योजना 4 वर्ष और 3 महीने में समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल थीसिस का उद्देश्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो अप्रैल थीसिस का उद्देश्य नहीं था? सबसे पहला, युद्ध समाप्त होना चाहिए। दूसरा, पूंजीपतियों को राज्याधिकारों से वंचित किया जाए। तीसरा, पूंजीपतियों एवं जमींदारों की भूमि छीन कर जनता में बांट दी जाए। और चौथा था, बैंकों का निजीकरण किया जाए। तो कौन सा जो इसमें से जो इसका अप्रैल थीसिस का उद्देश्य नहीं था? तो अप्रैल थीसिस का उद्देश्य युद्ध समाप्त होना चाहिए। युद्ध समाप्त होना चाहिए, पहला सही है। दूसरा, पूंजीपतियों को राज्याधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, पूंजीपतियों एवं जमींदारों की भूमि छीन कर जनता में बांट दी जाए। पूंजीपतियों एवं जमींदारों की भूमि छीन कर जनता में बांट दी जाए। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है बैंकों का निजीकरण। बैंकों का निजीकरण नहीं बल्कि इस अप्रैल थीसिस के माध्यम से कहा गया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी। बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण की बात की थी, ना कि निजीकरण की। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 17 अप्रैल 1917 को 17 अप्रैल 1917 को अपने समाचार पत्र प्रावदा के एक लेख वर्तमान क्रांति में सर्वहारा वर्ग के कर्तव्य को अप्रैल थीसिस नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त हो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध साम्यवाद की विशेषताएं थी। युद्ध साम्यवाद की विशेषताएं क्या थी? युद्ध साम्यवाद की विशेषताएं, जमींदारों की जमीनें छीन कर किसानों में आवंटित कर दी जाए। किसानों को उनका अतिरिक्त अनाज जबरन छीनना शुरू कर दिया। छोटे किसान कर मुक्त थे तथा बड़े किसान कर देते थे। छोटी बैंकों को समाप्त कर पीपुल्स बैंक खोले गए। युद्ध साम्यवाद की कौन कौन सी विशेषताएं? तो जमींदारों की जमीन छीन कर किसानों में आवंटित कर दी गई। किसानों से उनका अतिरिक्त अनाज जबरन छीनना शुरू किया गया। छोटे किसान का कर मुक्त थे। छोटी बैंकों को समाप्त करके पीपुल्स बैंक खोले गए थे। तो इसमें चारों ही जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। 1918 में 1918 के अंदर 18 से 21 तक की अवस्था को युद्ध साम्यवाद कहा गया। इस समय की प्रमुख विशेषताएं थी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना की गई, विदेशी व्यापार पर एकाधिकार। यह एक प्रकार की सैनिक व्यवस्था थी जो जबरन लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन आर्थिक नीति के लक्षण थे। नवीन आर्थिक नीति के लक्षण कौन कौन से थे? ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता सदस्यता समाप्त कर दी गई। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। सीमित तौर पर विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया गया। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर निश्चित कर लगाया गया। सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति तथा जीवन का बीमा किया जाना प्रारंभ हुआ। नवीन आर्थिक नीति के कौन कौन से लक्षण थे? तो इसमें ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई।
सीमित तौर पर विदेश पूंजी को आमंत्रित किया, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर निश्चित कर लगाया गया, सरकारी एजेंसी के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति तथा जीवन का बीमा किया जाना प्रारंभ हुआ। तो चारों ही ऑप्शन जो इसके सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। नवीन आर्थिक नीति मार्च 1921, जिसका लक्षण 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की स्वतंत्रता दी जाए, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। कुछ शब्दावली दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर टोज, दूसरे नंबर पर अटेल, तीसरा कम्यून और चौथा है सौ खोज। तो ये इनका अर्थ क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर टोज, टोज किसे कहा गया? अब भूमि व श्रम का सामूहिक या सामूहिकरण को टोज कहा गया। दूसरे नंबर पर अटेल, अटेल किसे कहा गया? तो अटेल कहा गया भूमि, पूंजी व श्रम का सामूहिकरण, भूमि पूंजी एवं श्रम का सामूहिकरण अटेल। दूसरे में 4। तीसरे नंबर पर कम्यून, कम्यून किसे कहा गया? तो कम्यून कहा गया सभी संसाधनों का सामूहिकरण। और चौथे नंबर पर सौ खोज, सौ खोज कहा गया राजकीय फर्म को। 2 नंबर ऑप्शन। तो इसमें 3, 4, 1 और 2 होंगे। 3, 4, 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन। टोज, टोज है जो भूमि व श्रम का सामूहिकरण। अटेल है जो भूमि व श्रम का सामूहिकरण। अटेल, अटेल में और टोज, टोज में क्या फर्क है? टोज है जो भूमि और श्रम का सामूहिक या सामूहिकरण है। वहीं अटेल जो है, अटेल में भूमि श्रम और साथ में पूंजी भी है। भूमि श्रम एवं पूंजी, पूंजी का सामूहिकरण, भूमि श्रम और पूंजी का सामूहिकरण है जो जिसे अटेल, और सिर्फ भूमि और श्रम का सामूहिकरण जिसे टोज कहा गया। कम्यून सभी संसाधनों का सामूहिकरण, सौ खोज राज्य के फर्म और कोल खोज जो सामूहिक फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रूस की क्रांति के बारे में कहा? किसने रूस की क्रांति के बारे में कहा कि ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना है? रूस की क्रांति को ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना किसने कहा था? लोस्की ने। 3 नंबर ऑप्शन। एच जी वेल्स, इस्लाम के उद्भव के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना। एच जी वेल्स ने कहा था कि इस्लाम के उद्भव के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वहीं सेबाई ने कहा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद की महत्वपूर्ण घटना है। लोस्की ने कहा था कि यह जो ईसा के जन्म के बाद की महत्वपूर्ण घटना है। एच जी वेल्स ने कहा कि इस्लाम के उद्भव के बाद की महत्वपूर्ण घटना है। सेबाइन ने कहा कि यह जो फ्रांस की क्रांति के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो ये रचनाएं कौन कौन से विद्वानों के, इनके रचनाकार कौन है? 4 नाम दे रखे हैं, ट्रोट्स्की, चैम्बरलेन, लेनिन और बर्ट्रैंड रसल। इनकी कौन कौन सी रचनाएं? सबसे पहले नंबर पर ट्रोट्स्की, ट्रोट्स्की की रचना हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। दूसरे नंबर पर चैम्बरलेन, चैम्बरलेन की इसमें द रशियन रिवॉल्यूशन। तीसरे नंबर पर लेनिन, इनकी है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। और चौथे नंबर पर बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल की है कि बोल्शेविकवाद की व्यवहारिकता और सिद्धांत, बोल्शेविकवाद की व्यवहारिकता और सिद्धांत। तो 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन। ट्रोट्स्की की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, चैम्बरलेन द रशियन रिवॉल्यूशन, स्टैंड एंड रिवॉल्यूशन। ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रांड रसल की है बोल्शेविकवाद की व्यवहारिकता और सिद्धांत। कौन सी पत्रिकाएं लेनिन की पत्रिकाएं हैं? इनमें से कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? तो सबसे पहले नंबर पर प्राउदा सत्य, दूसरे नंबर पर प्रालेतारी सर्वहारा, तीसरे नंबर पर राबोचा गजेटा या कामगार गजट, राबोचा गजेटा या कामगार गजट। चौथे नंबर पर नासपूत या हमारा पथ, पांचवें नंबर पर इस्करा चिंगारी और छठे नंबर पर बर्डजोला संघर्ष। तो इनमें से कौन कौन से है? तो इसमें 1 से लेकर 5 तक है। 6 नंबर जो पत्रिका दे रखी है, 6 नंबर जो पत्रिका है स्टालिन की पत्रिका है। 6 नंबर जो पत्रिका, यह पत्रिका है स्टालिन की पत्रिका है। तो 6 इसमें सम्मिलित नहीं होगा, 1 से 5 तक है जो इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 नंबर ऑप्शन।
जॉर्जियाई सोशलो डेमोक्रेट का मुख्य पत्र ब्रडजोला संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण था। स्टालिन इस पत्र के संपादकों में से एक था। शेष सभी पत्रिकाएं लेनिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की 4 ड्यूमा के शासनकाल में बने प्रधानमंत्रियों का कालक्रम क्या होगा? रूस का जो 4 ड्यूमा का जो काल था, इनके जो प्रधानमंत्री जो बने थे इन 4 ड्यूमा के काल में, ये प्रधानमंत्री कौन कौन थे? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा काउंट विटे, दूसरे नंबर पर कारे माइकन, तीसरे नंबर पर पीटर अकादेविच स्टोल्पिन, और उसके पश्चात जो आएंगे चौथे नंबर पर आएंगे कोको वत्साव। एक नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम जार ने काउंट विटे को अक्टूबर घोषणा पत्र को क्रियान्वयन करने का कार्य सौंपा। प्रथम ड्यूमा के दौरान प्रधानमंत्री गारे माइकन, गारे माइकन बाद में इसके स्थान पर पीटर अकादेविच स्टालिपिन। तृतीय ड्यूमा के शासनकाल में 1907 से 1912 के दौरान पीटर अकादेविच स्टोलिपिन की हत्या 1912 में हुई। उसके पश्चात जो कोकोत्साव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, कुछ संध्या दे रखी है, सामने उनकी तिथि क्रम है। सबसे पहले नंबर पर है रीगा की संधि। रीगा की संधि कब हुई थी? रीगा की संधि हुई थी 18 मार्च 1921 को। रीगा की संधि 18 मार्च 1921 को। दूसरे नंबर पर कार्स की संधि कार्स की जो संधि हुई थी यह हुई थी 13 अक्टूबर 1921 को। तीसरे नंबर पर है रेपोलो की संधि। रेपोलो की संधि हुई थी 16 अप्रैल 1922 को। और चौथे नंबर पर ब्रेस्ट लेटोवस की संधि। ब्रेस्ट लेटोवस की संधि है 3 मार्च 1918 को हुई थी। 3 मार्च 1918 को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3 और 1, 4 नंबर ऑप्शन। 18 मार्च 1921 को रीगा में संधि रूस और पोलैंड के मध्य हुई। रूस पोलैंड युद्ध समाप्त हुआ। कॉर्स की संधि 13 अक्टूबर 1921 को तुर्की व रूस के मध्य हुई। रेपोलो की संधि 16 अप्रैल 1922 को। और ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 3 मार्च 1918 को। इसी संधि के साथ ये जो रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से एग्जिट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर भी मिलान करना है। यहाँ पर कुछ विद्रोहों के नाम दे रखे हैं, कुछ विद्रोह है, विद्रोहों के नाम दे रखे हैं, और सामने विद्रोह करता या विद्रोह के जो नेतृत्व करने वाले थे इनके नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर कोप विद्रोह। कोप विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? कोप विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो कोप विद्रोह जो किया गया था, यह किया गया था लुत्विट्ज के द्वारा। लुत्विट्ज के द्वारा। दूसरे नंबर पर है बियर हॉल या म्यूनिक विद्रोह। बियर हॉल या म्यूनिक विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो यह हिटलर के द्वारा। तीसरे नंबर पर है स्पार्टेसिस्ट। स्पार्टेसिस्ट जो विद्रोह किया था, यह स्पार्टेसिस्ट विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रोजा लग्जमबर्ग व कार्ल लिब्नेखत के द्वारा। चौथे नंबर पर है वाइमर गणतंत्र समाप्त। वाइमर गणतंत्र समाप्त कब हुआ था? वाइमर गणतंत्र को समाप्त कब किया गया था? तो वाइमर गणतंत्र तो समाप्त किया गया था जो हिटलर के द्वारा किया गया था, यह किया गया था 1933 के अंदर। 1933 में वाइमर गणतंत्र समाप्त किया गया था। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 3, 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। कोप विद्रोह मार्च 1920 में वित्स ने हजारों सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया तथा वुल्फगैंग वॉन कॉफ को राष्ट्रपति बनाया। बियरहोल म्यूनिक विद्रोह ल्यूडेनडोर्फ व हिटलर ने नवंबर 1923 में किया। रोजा लग्जमबर्ग व कार्ल लिब्नेखेत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ जिसे स्पार्टेसिस्ट कहा गया। वाइमर गणतंत्र 1933 में हिटलर के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइमर गणतंत्र से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। वाइमर गणतंत्र से संबंधित सत्य कथन सबसे पहला है कि जर्मन राज्य को 18 प्रांतों में बांटा गया। वाइमर गणतंत्र से संबंधित सत्य कथन बताने इसके तहत है कि पहला पहला ऑप्शन है कि जर्मन राज्य को 18 प्रांतों में बांटा गया। संविधान ने फ्रेडरिक एबर्ट को राष्ट्रपति व फिलिप सिडमैन को चांसलर बनाया। यह वाइमर गणतंत्र का संविधान 14 अगस्त 1919 को लागू हुआ।
संविधान का मसौदा गृह मंत्री ह्यूगो प्रूस द्वारा तैयार किया गया। संविधान का मसौदा गृह मंत्री ह्यूगो प्रूस के द्वारा तैयार किया गया। तो वाइमर गणतंत्र से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है? तो पहला सही है, इसे जर्मनी को 18 प्रांतों में बांटा। संविधान ने फ्रेडरिक एबर्ट को राष्ट्रपति व फिलिप सिडमैन को चांसलर बनाया। वाइमर गणतंत्र का संविधान 14 अगस्त 1919 को लागू हुआ। और संविधान का मसौदा जो गृह मंत्री ह्यूगो प्रूस के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। वाइमर गणतंत्र 14 अगस्त 1919 को लागू, राष्ट्रपति फ्रेडरिक एबर्ट, चांसलर फिलिप सिडमैन, संविधान का मसौदा ह्यूगो प्रूस के द्वारा तैयार, और इसे समाप्त किया था 1933 में हिटलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? हिटलर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला है कि हिटलर ड्रेक्सलर की पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी का 17वां सदस्य बना। हिटलर ड्रेक्सलर की पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी का 7वां सदस्य बना। दूसरा ऑप्शन है कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया। जर्मन वर्कर्स पार्टी की जगह नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी किया। इस पार्टी का मुख्यालय म्यूनिक में रखा गया। इस पार्टी का चिन्ह तिरंगा था। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। हिटलर ने इस जर्मन वर्कर्स पार्टी का 7वां सदस्य बना था। इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी किया था। इस पार्टी का मुख्यालय म्यूनिक में था। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। इस पार्टी का जो चिन्ह था यह तिरंगा नहीं था, बल्कि इस पार्टी का जो चिन्ह था वह था स्वास्तिक। स्वास्तिक का जो इस पार्टी का चिन्ह था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 7 मार्च 1918 को म्यूनिख में एलन ड्रेक्सलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन किया। इसमें कुल 6 सदस्य थे। हिटलर इसका 7वां सदस्य बना। 24 फरवरी 1920 को हिटलर पार्टी का सर्वेसर्वा बन गया और पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। इसका चिन्ह हैगन केज या फिर स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी की विशेषता नहीं है। नाजी पार्टी की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? सबसे पहला है कि ये सैनिकवाद व साम्राज्यवाद के समर्थक थे। इस पार्टी के सदस्य सर्वसत्ताधिकारवाद के समर्थक थे। इस पार्टी के सदस्य उदारवाद के समर्थक थे। इस पार्टी के सदस्य एकात्मवादी व अवसरवादी थे। तो इसमें से कौन सा जो नाजी पार्टी की विशेषता नहीं है? यह सैनिकवाद और साम्राज्यवाद के समर्थक थे, पहला सही है। दूसरा, इस पार्टी के सदस्य सर्वसत्ताधिकार के समर्थक थे, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, इस पार्टी के सदस्य उदारवाद, इस पार्टी के सदस्य उदारवाद नहीं थे, बल्कि इस पार्टी के जो सदस्य यह कट्टरपंथी थे, कट्टरपंथी थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि इस पार्टी के सदस्य एकात्मवादी या अवसरवादी थे, तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही होगा। कौन सी विशेषता नहीं है? 3 नंबर ऑप्शन। नाजी पार्टी की विशेषताएं: कट्टरपंथी थे, अधिनायकवाद, सर्वसत्ताधिकारवादी, एकात्मवादी, अवसरवादी, साम्राज्यवादी, सैनिकवाद के समर्थक थे, लोकतंत्र, विश्व शांति व साम्यवाद के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजीवाद बोल्शेविक व फासीवाद की नकल है। नाजीवाद है जो बोल्शेविक व फासीवाद की नकल है, मगर अधिक उग्र व घातक है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? नाजीवाद बोल्शेविक व फासीवाद की नकल है, मगर अधिक उग्र व घातक है। उपयुक्त कथन कौन से विद्वान के द्वारा कहा गया? कैटलवी के द्वारा, 1 नंबर ऑप्शन। कैटलवी ने कहा कि नाजीवाद बोल्शेविक व फासीवाद की नकल है, मगर अधिक उग्र व घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान किया करना है। नाजीवादी विचारधारा पर प्रभाव। नाजीवादी विचारधारा पर प्रभाव किन किन का प्रभाव था? तो सबसे पहले नंबर पर आर्य जाति की सर्वोच्चता, दूसरे नंबर पर है शक्ति ही आधार है, तीसरे नंबर पर है यहूदी विरोधी सिद्धांत, और चौथे नंबर पर है सैन्यवाद। तो यह प्रभाव किन के द्वारा आया गया, किन किन पर इनका प्रभाव था? सबसे पहले नंबर पर आर्य जाति की सर्वोच्चता गोर्थन, हार्डी व चैम्बरलिन। दूसरे नंबर पर शक्ति ही आधार है, शक्ति ही आधार है, नोबेलिस। तीसरे नंबर पर है यहूदी विरोधी सिद्धांत किसने दिया? मार्बेल्स ने।
और चौथे नंबर पर है सैन्यवाद। सैन्यवाद के समर्थक फ्रेडरिक महान और फ्रेडरिक महान। तीन, एक, दो, एक, तीन, एक, चार और दो। एक नंबर ऑप्शन। नाजीवाद विचारधारा पर निम्न प्रभाव था। आर्य जाति की सरोजता गोर्थन, हार्डी व चैम्बरलिन। सैन्यवाद का फ्रेडरिक महान पर। राज्य सरोजता सिद्धांत हिंगल का। वीर पूजा फिक्टे का। शक्ति ही आधार है नोबेलिस का। यहूदी विरोधी सिद्धांत मॉर्बेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन है। 25 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला है कि 25 सूत्री कार्यक्रम को राष्ट्रीय समाजवादी कार्यक्रम भी कहते हैं। 25 सूत्री कार्यक्रम को जो राष्ट्रीय समाजवादी कार्यक्रम भी कहा जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि 24 फरवरी 1920 के दिन म्यूनिख में हॉफब्राउस बहादुरी उत्सव के अवसर पर ड्रेक्सलर ने इसका वाचन किया। 24 फरवरी 1920 को म्यूनिख में हॉफब्राउस बहादुरी उत्सव के अवसर पर ड्रेक्सलर ने इसका वाचन किया था। तो इसका वाचन ड्रेक्सलर के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसका जो वाचन किया गया था, यह वाचन किया गया था हिटलर के द्वारा। हिटलर ने इसका वाचन किया था, ना कि ड्रेक्सलर ने। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि 25 सूत्री कार्यक्रम का लेखन ग्रोट फेडर के द्वारा किया गया। 25 सूत्री कार्यक्रम जो लिखा गया था, यह ग्रोट फेडर के द्वारा लिखा गया था। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा ऑप्शन है कि 25 सूत्री कार्यक्रम में संशोधन हिटलर व ड्रेक्सलर ने किया था। 25 सूत्री कार्यक्रम में संशोधन जो हिटलर ने और ड्रेक्सलर इन दोनों ने किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर भी सही है, 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। 25 सूत्री कार्यक्रम लिखा गया ग्रोट फ्रेडर के द्वारा, संशोधन किया गया हिटलर व ड्रेक्सलर के द्वारा। प्रथम वाचन इसका किया गया था 24 फरवरी 1920 के दिन म्यूनिख में हॉफब्राउस बहादुरी उत्सव के अवसर पर हिटलर के द्वारा। अन्य इसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि एक झूठ को इतना दोहराया जाए कि वह सच प्रतीत हो। किसने कहा कि एक झूठ को इतना दोहराया जाए कि यह सच प्रतीत हो। तो यह कहा था गोएबल्स ने। एक नंबर ऑप्शन। गोएबल्स ने कहा कि एक झूठ को इतना दोहराया जाए कि वह सच प्रतीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूट स्टाफेल एसएस से संबंधित असत्य कथन है। एसएस से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहले नंबर पर है कि हिटलर के विश्वसनीय सैनिक थे। इस दल का गठन 1925 में किया गया था। शूट स्टाफेल या एसएस जो संगठन था, ये हिटलर के विश्वसनीय सैनिक थे और 1925 में इनका गठन किया गया था। इनका प्रधान सेनापति हेनरिक हिमलर था। यह दस्ता खाकी वर्दी पहनता था। इनके बाएं कंधे पर हैकन क्रेज का चिन्ह था। ये हिटलर के अंगरक्षक थे, साथ ही नाजी नेताओं की सुरक्षा करते थे। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला सही है कि हिटलर के विश्वसनीय सैनिक थे, 1925 में गठन किया गया। इनके प्रधान हेनरिक हिमलर थे। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। यह दस्ता खाकी वर्दी नहीं पहनता था, बल्कि यह दस्ता जो ब्लैक वर्दी, काली वर्दी पहनता था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ये हिटलर के अंगरक्षक थे। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही है, 3 नंबर इसका गलत होगा। तो शूर्ज स्टाफेल गठन 1925 के अंदर। हिटलर के विश्वसनीय सैनिक, प्रधान इनका हेनरिक हिमलर। वर्दी इनकी काली वर्दी, बाएं कंधे पर हैकन क्रेज का चिन्ह, हैमलेट पर खोपड़ी का निशान। इनके अधीन गेस्टापो व एसडी कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 1934 की घटनाओं को किन नामों से जाना जाता है? 30 जून 1934 की जो घटना थी, इन घटना को किस नाम से जाना जाता है? इसे लंबे चाकों की वाली रात कहा जाता है, रोहम दल का सफाया कहा जाता है, ऑपरेशन हमिंग बर्ड कहा जाता है, जून माह के शुद्धिकरण कहा जाता है, या फिर खूनी शनिवार कहा जाता है। 30 जून 1934 की जो घटना हुई थी, इस घटना को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे लंबे चाकों की रात कहा जाता है, रोहम दल का सफाया कहा जाता है, ऑपरेशन हमिंग बर्ड इसे कहा गया, जून माह का शुद्धिकरण कहा गया और खूनी शनिवार भी कहा गया। तो पांचों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे, 4 नंबर ऑप्शन।
हिटलर ने एसएस की सहायता से नाजी विरोधियों के दमन की योजना बनाई। 30 जून 1934 की रात तकरीबन 400 लोगों की हत्या की गई। इसे लंबे चाकू वाली रात, रोहम दल का सफाया, ऑपरेशन हमिंगहर्ड, जून माह का शुद्धिकरण, खूनी रविवार कहा जाता है। इस हत्याकांड में स्लिचर, स्टार्चर या रोहम की हत्याएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाएं, सबसे पहले नंबर पर हिटलर चांसलर बना, दूसरे नंबर पर वाइमर गणतंत्र, तीसरे नंबर पर जून माह का शुद्धिकरण और चौथे नंबर पर स्टम एप्टलंग एसए का गठन। तो इसमें घटनाएं कब कब की है। सबसे पहले नंबर पर हिटलर चांसलर बना, तो हिटलर चांसलर बना था 1933 में। वाइमर गणतंत्र का गठन हुआ था 1919 के अंदर। 1919 में तीसरे नंबर पर है जून माह का शुद्धिकरण। जून माह का शुद्धिकरण जो घटना थी, यह हुई थी 30 जून 1934 को। तो यह 1934 की। और चौथे नंबर पर है स्टम एप्टलंग एसए का गठन। एसए का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया था 1921 के अंदर। तो इसका टर्म क्या होगा, सबसे पहले वाइमर गणतंत्र, फिर उसके पश्चात स्टम एप्टलंग का गठन, फिर हिटलर का चांसलर बनना, और चौथे नंबर पर आएगा जून माह का शुद्धिकरण। तो इसमें दो दो चार एक और तीन, दो चार एक और तीन, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। वाइमर गणतंत्र 14 अगस्त 1919 को, स्टम एप्टलंग का गठन 1921 में, जिसका नेतृत्व जो अर्नेस्ट रोहम के द्वारा किया गया। हिटलर 30 जनवरी 1933 को चांसलर बना। जून माह का शुद्धिकरण 30 जून 1934 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर ने गृह नीति के तहत यहूदियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अलग बस्तियां बसाई, जो किस नाम से जानी जाती है। हिटलर ने गृह नीति के तहत यहूदियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अलग बस्तियां बसाई, जो किस नाम से जानी जाती है, घेटो के नाम से। 1 नंबर ऑप्शन। हिटलर ने यहूदियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलग बस्तियां बसाई, जिसे घेटो कहा जाता है। इन बस्तियों पर घेटो कानून लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल नाक्ट, टूटे कांच की रात। टूटे कांच की रात का अर्थ क्या है, तो हिटलर के द्वारा जो यहूदियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान व घरों पर जो हमला किया था, उसे टूटे कांच की रात कहा गया। 3 नंबर ऑप्शन। जर्मन दूतावास में जर्मन नागरिक की हत्या किसी यहूदी ने कर दी। उसके बाद एसएस ने 9 नवंबर 1938 को योजनाबद्ध तरीके से जितने भी यहूदियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान व घरों पर हमला किया जाता था, पूरी रात कांच की खिड़कियां टूटी। इसलिए इस घटना को क्रिस्टल नाक्ट, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान करना है। यहाँ पर कुछ संगठनों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके जो स्थापना करने वाले स्थापनाकर्ताओं के नाम है, उनके नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो संगठन है, यह जर्मन लेबर फ्रंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। और 1933 में इसकी स्थापना की गई थी रॉबर्ट के द्वारा। एक में चार। दूसरे नंबर पर है राइख कल्चर चैम्बर। राइख कल्चर चैम्बर, यह भी 1933 में स्थापित हुआ था। 1933 में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी गोएबल्स के द्वारा। तीसरे नंबर पर है राइख म्यूजिक चैम्बर। राइख म्यूजिक चैम्बर की स्थापना की गई थी स्ट्रॉस के द्वारा। और चौथे नंबर पर है जर्मन इवांजेलिकल चर्च। जर्मन इवांजेलिकल चर्च की स्थापना की गई थी मोनेल सिवंग के द्वारा। मोनेल सिवंग। 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। हिटलर ने सभी श्रमिक संगठनों पर साम्यवाद के प्रभाव का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया था, तथा इसके स्थान पर रॉबर्ट की अध्यक्षता में मई 1933 में जर्मन लेबर फ्रंट जीएलएफ की स्थापना की। जर्मनी के सांस्कृतिक विकास हेतु गोइबल्स की अध्यक्षता में जो गोइबल्स की अध्यक्षता में राइख कल्चर चैम्बर की स्थापना 1933 में की गई। स्टास की अध्यक्षता में राइख म्यूजिक चैम्बर बनाया गया। इसने यहूदी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। सभी 29 प्रोटेस्टेंट संगठनों को मिलाकर जर्मन
इवांजेलिकल चर्च का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष मॉडेल सियोन को बनाया गया, मगर नाजियों ने इसे हटाकर अतिवादी लुडविग म्यूलर को प्रधान बिशप बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबनेस्त्राम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। लेबनेस्त्राम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रेटजेल के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन। लेबनेस्त्राम इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार भूगोलवेत्ता रेटजेल ने 1901 में किया। इन्होंने मानव वन्य जीव के मध्य भूमि प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में किया गया। वहीं हिटलर की लेबनेस्त्राम नीति का संबंध न केवल जर्मन लोगों के रहने के लिए भूमि प्राप्त करना था, बल्कि निजी व छोटी जातियों को खत्म करना भी था, ताकि जर्मन श्रेष्ठता स्थापित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकार्नो समझौते में समझौते से संबंधित असत्य कथन कौन से? लोकार्नो समझौते से संबंधित असत्य कथन सबसे पहला कि अक्टूबर 1925 में हुए इस समझौते में 7 देशों के मध्य विभिन्न समझौते हुए। लोकार्नो जो समझौता यह अक्टूबर 1925 में हुआ था, 7 देशों के मध्य विभिन्न समझौते हुए थे। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि विवाद की स्थिति में जर्मन मित्र राष्ट्रों की मध्यस्थता स्वीकारेगा। विवाद की जब स्थिति होगी तो जर्मन मित्र राष्ट्रों की मध्यस्थता स्वीकारेगा। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि वर्साय द्वारा तय जर्मनी की पश्चिमी सीमा जर्मनी स्वीकारेगा। वर्साय के द्वारा तय जर्मनी की पश्चिमी सीमा जर्मनी स्वीकारेगा। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। जर्मनी शस्त्रीकरण कर सकता है, जर्मनी शस्त्रीकरण कर सकता है, यही बात गलत है, क्योंकि लोकार्नो समझौते के अंदर कहा गया कि जर्मनी है जो शस्त्रीकरण नहीं कर सकता, जर्मनी शस्त्रीकरण जो नहीं कर सकता। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। लोकार्नो स्विट्जरलैंड में जर्मन विदेश मंत्री स्टास मैन के प्रस्ताव पर अक्टूबर 1925 में 7 देश, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम व चेकोस्लोवाकिया का सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी देशों के साथ अलग अलग समझौते किए गए, जिनके साथ निम्न समझौते हुए। सबसे पहले कि विवाद की स्थिति में जर्मन मित्र राष्ट्रों की मध्यस्थता स्वीकारेगा और जर्मनी है जो शस्त्रीकरण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए जो जर्मनी के द्वारा कुछ समझौते हैं जो जर्मनी के द्वारा किए गए, ये समझौते कब किए गए थे, इनकी तिथि क्रम क्या है जो मिलान करना है। सबसे पहला कि पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता, जर्मनी के द्वारा पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता कब किया गया था? यह किया गया था 26 जनवरी 1934 को, 26 जनवरी 1934 को। दूसरे नंबर पर रूस के साथ अनाक्रमण समझौता, रूस के साथ अनाक्रमण समझौता कब हुआ? 23 अगस्त 1939 को। तीसरे नंबर पर है फौलादी समझौता, फौलादी समझौता कब हुआ था? तो फौलादी समझौता हुआ था 22 मई 1939 को। और चतुशक्ति शांति समझौता हुआ था 15 जुलाई 1933 को। 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 2 नंबर ऑप्शन। चतुशक्ति शांति समझौता मुसोलिनी की पहल पर 15 जुलाई 1933 को फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली के मध्य यह समझौता हुआ। 26 जनवरी 1934 को जर्मनी व पोलैंड के मध्य 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता हुआ। 23 अगस्त 1939 को रूस व जर्मनी के मध्य 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता हुआ। फौलादी समझौता 22 मई 1939 को इटली व जर्मनी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोगनाक ऑस्टेन का क्या आशय है? ड्रोगनाक ऑस्टेन का क्या आशय है? तो हिटलर की पूर्व की ओर बढ़ो की नीति। 3 नंबर ऑप्शन। ड्रोगनाक ऑस्टेन हिटलर की पूर्व की ओर बढ़ो की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिक समझौते के बारे में किसने कहा? म्यूनिक समझौते के बारे में किसने कहा कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं? म्यूनिक समझौते के बारे में किसने कहा था कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं? तो यह कहा था चैम्बरलिन ने। 1 नंबर ऑप्शन। म्यूनिक समझौता स्विट्जरलैंड में म्यूनिक में 29-30 सितंबर 1938 को चेकोस्लोवाकिया के विषय पर म्यूनिक में सम्मेलन हुआ, जिसमें निम्न राष्ट्रों ने भाग लिया था: चैम्बरलिन व हैरिस विल्सन ब्रिटेन से, दलादियर व लंगर फ्रांस से, हिटलर व रिबेनट्रोप जर्मनी से और मुसोलिनी व सियानो जो इटली से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर के द्वारा महिलाओं के लिए स्थापित संस्था नहीं थी। हिटलर के द्वारा महिलाओं के लिए स्थापित संस्था इसमें से कौन सी नहीं थी? तो हिटलर ने महिलाओं के लिए जो संस्थाएं स्थापित की थी उसमें द राइख मदर सर्विस थी, जर्मनी वीमेन एंटरप्राइजेस थी, द नेशनल सोशलिस्ट वुमनहुड थी। द जर्मन मदरहुड इसमें सम्मिलित नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन। हिटलर के द्वारा महिलाओं हेतु स्थापित संस्था है जिसके अंदर जर्मन विमेन एंटरप्राइजेज, द नेशनल सोशलिस्ट वुमनहुड, द राइख मदर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? तो यह गुप्त पुलिस व्यवस्था थी। गेस्टापो गेहम स्टाटस पुलिस, गुप्तचर पुलिस, जिसका कार्य था विरोधियों की पहचान सुनिश्चित करना तथा उन्हें दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पत्रिका से मुसोलिनी नहीं जुड़ा है? कौन सी पत्रिका है जो मुसोलिनी जिसे मुसोलिनी नहीं जुड़ा अर्थात मुसोलिनी की नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है सर्वेंटीज, दूसरे नंबर पर है ला लोटा दी क्लासे, तीसरे नंबर पर है इल पोपोलो डी इटालिया और चौथे नंबर पर अवेंटी। तो इसमें ये 3 पत्रिका है जो मुसोलिनी की है, पहली मुसोलिनी की नहीं है। मुसोलिनी ने कई पत्र पत्रिकाओं पर कार्य किया जो निम्न थी। अवेंटी इटालियन सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र था जिसका अर्थ था आगे बढ़ो। आरंभ किया था 1912 में जो लिलेटी के द्वारा, जिसके संपादक थे मुसोलिनी। ला लोटा दी क्लासे जिसका अर्थ था वर्ग संघर्ष। तीसरे नंबर पर है इल पोपोलो दी इटालिया जिसका अर्थ था इटली की जनता, जिसका आरंभ 1914 में मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ और युद्ध से ही उसका विकास संभव है। फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ और युद्ध से ही उसका विकास संभव है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ और युद्ध से ही उसका विकास संभव है। यह कथन है जो किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था मुसोलिनी के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवेरा का आशय है। ओवेरा का आशय क्या है? ओवेरा का क्या आशय है? तो गुप्त पुलिस है। 3 नंबर ऑप्शन। मुसोलिनी ने अनुशासन पर बल, विरोधियों व पार्टी के विरोधी नेताओं पर निगरानी हेतु एक गुप्त पुलिस दल ओवेरो का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी के द्वारा प्रधानमंत्री फैक्टा को दिए गए 5 सूत्री मांगों में से कौन सी मांग नहीं थी? मुसोलिनी ने प्रधानमंत्री फैक्टा को 5 सूत्री मांगे जो दी थी, उन मांगों में से निम्न में से कौन सी मांग उसमें सम्मिलित नहीं थी? सबसे पहले नंबर पर है आर्थिक सुधार किए जाए, दूसरे नंबर पर है निम्न सदन डिप्टी चैम्बर को भंग किया जाए, तीसरा निर्वाचन यथावत रखा जाए, चौथा मंत्रिमंडल में 5 मंत्री फांसीवादी दल के हो। तो इसमें से कौन सी मांग नहीं थी? तो इसमें आर्थिक सुधार किए जाए यह मांग थी, निम्न सदन डिप्टी चैम्बर को भंग किया जाए यह मांग भी थी, निर्वाचन यथावत रखा जाए ये बात गलत थी क्योंकि पुनर्निर्वाचन करवाने की मांग की गई थी। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि मंत्रिमंडल में 5% फांसीवादी दल के नेता हो, चौथा ऑप्शन भी सत्य है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है जो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। मुसोलिनी के द्वारा प्रधानमंत्री फैक्टो को दिया गया 5 सूत्री मांग जिसमें सबसे पहला आर्थिक सुधार, दूसरा मजबूत विदेश नीति, तीसरा 5 मंत्री फांसीवादी दल के हो, चौथा पुनः निर्वाचन कराया जाए, 5वां निम्न सदन है डिप्टी चैम्बर को भंग किया जाए। इस मांग को प्रधानमंत्री फैक्टा ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। मुसोलिनी के द्वारा युवकों को कट्टर फांसीवाद बनाने हेतु विभिन्न संस्थाएं स्थापित थी। तो इनमें से जो संस्थाएं थी इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है कि 6 से 8 वर्ष के बालकों के लिए जो संस्था थी उसका नाम वुल्फ कप्स था। वुल्फ कप्स नाम से जो संस्था थी 6 से 8 वर्ष के बालकों के लिए। दूसरे नंबर पर है कि 8 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 8 से 14 वर्ष के बालकों के लिए वालिला नाम से संस्था थी। तीसरे नंबर पर 15 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए पिकोले इटालियन नाम की संस्था थी। तो पिकोले इटालियन नहीं थी। तो 15 से 18 वर्ष तक के जो बालक थे उनके लिए जो संस्था बनाई थी वह थी अवान गार्डिया। अवान गार्डिया अवान गार्डिया नाम से जो संस्था बनाई थी जिसमें जो जो 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए थी। और 19 से 21 वर्ष तक के नवयुवकों के लिए जो संस्था थी उसका नाम गियोवानी फासिस्टी था। तो
4 नंबर ऑप्शन भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है, 3 नंबर इसका गलत होगा। 15 से 18 वर्ष के बालकों के लिए जो संस्था थी उसे अवान-गार्डिया नाम से जाना गया। मुसोलिनी ने युवकों को कट्टर फासिस्ट बनाने के लिए निम्न संस्थाएं स्थापित की थी। 6 से 8 वर्ष के बालकों के लिए वुल्फ कप्स, 8 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बालिला, 15 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए अवान गार्डिया, 18 से 21 वर्ष तक के बालकों के लिए गियोवानी फासिस्ट तथा बालिकाओं के लिए पिकोले इटालियन। पिकोले इटालियन जो थी यह बालिकाओं के लिए स्थापित थी। गियोवानी इटालियन नामक दो संस्थाएं स्थापित की गई। बालिकाओं के लिए पिकोलो इटालियन और गियोवानी इटालियन नाम से दो संस्थाएं जो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने रोम मार्च किया था। रोम मार्च कब किया था? 27 अक्टूबर 1922 को। मुसोलिनी ने 24 अक्टूबर 1922 को नेपल्स में सम्मेलन पल्स सभा बुलाया। यहाँ से निर्णय लिया गया कि 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 1922 को स्वयंसेवकों ने नेपल्स में रोम की ओर मार्च किया। इसे रोम मार्च कहते हैं। इसे रोम मार्च कहा जाता है। 28 अक्टूबर 1922 को प्रधानमंत्री फेक्टा ने त्यागपत्र दे दिया। विक्टर इमैनुअल शासक तृतीय ने नेशनल फासिस्ट पार्टी के मुखिया मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी मिलान से रोम आता है और सरकार का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांसीवादी दल का नारा था। फांसीवादी दल का नारा कौन सा था? विश्वास करो, आज्ञा पालन करो। 1 नंबर ऑप्शन। और फांसीवादी दल का नारा था ट्रस्ट, ओबे और फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी के द्वारा किए गए लेटन समझौते जो धार्मिक समझौता था इसकी शर्त नहीं है। मुसोलिनी के द्वारा जो यह धार्मिक समझौता किया गया था इसकी शर्त निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सबसे पहला कि कैथोलिकों को इटली का राष्ट्र धर्म घोषित किया जाए। दूसरा, पादरी वर्ग का वेतन सरकार देगी। तीसरा, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चौथा, कि पूर्व जब्त की गई चर्च की संपत्तियां दे दी जाएगी। तो इसमें से कौन सा जो समझौते की शर्त नहीं है? पहला सत्य है, कैथोलिकों को इटली का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाए। पादरी वर्ग का वेतन सरकार देगी। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है, विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि विद्यालयों के अंदर जो धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था, धार्मिक शिक्षा को जो अनिवार्य किया गया था, 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि पूर्व में जो चर्च की संपत्ति जब्त की गई थी उसे वापस दे दी जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह समझौता कब और किन के मध्य हुआ था? ये समझौता जो कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था? तो यह 11 फरवरी 1929 को हुआ था। प्रतिनिधि कार्डिनल गैस्पारी व मुसोलिनी के मध्य हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन। 11 फरवरी 1929 को रोम के लैटन प्रासाद में पोप पायस 11वें के प्रतिनिधि कार्डिनल गैस्पारी व मुसोलिनी के मध्य यह समझौता हुआ, जिसके निम्न प्रावधान थे। सबसे पहला कि कैथोलिक राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया। धार्मिक मामले में पोप स्वतंत्र रहेंगे। पादरी वर्ग को वेतन सरकार देगी। विद्यालय में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवाल मुसोलिनी पैक्ट से संबंधित असत्य कथन है। लवाल मुसोलिनी पैक्ट से संबंधित असत्य कथन कौन से? सबसे पहला कि यह समझौता 7 जनवरी 1935 को इटली व ब्रिटेन के मध्य हुआ। यह समझौता जो 7 जनवरी 1935 को इटली व ब्रिटेन के मध्य हुआ, तो इटली व ब्रिटेन के मध्य नहीं हुआ था। यह इटली और फ्रांस के मध्य हुआ था। ब्रिटेन नहीं था इसमें, और फ्रांस था। तो इटली और फ्रांस के मध्य जो यह समझौता हुआ था, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि अजऊ स्ट्रिप चार्ड इटली को मिला। इटली अपना विस्तार इथोपिया तक कर सकेगा। दोनों राष्ट्र किसी तीसरे पक्ष से संधि करते हैं तो जानकारी साझा करेंगे। तो 2, 3 और 4 सही है। लवाल मुसोलिनी पैक्ट 7 जनवरी 1935 को फ्रांस व इटली के मध्य। इसमें प्रावधान था फ्रेंच सोमालिया लैंड का हिस्सा इटालियन इरिट्रिया को दिया जाएगा। अजऊ स्ट्रिप चार्ड इटली को मिलेगा। इटली अपना विस्तार इथोपिया पर कर सकेगा। दोनों राष्ट्र तीसरे पक्ष से संधि करने पर सूचना साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्र समझौते से क्या अर्थ है? भद्र समझौता यह अनौपचारिक व प्राय अलिखित समझौता
होता है। भद्र समझौता जो अनौपचारिक व प्राय अलिखित समझौता, 4 नंबर ऑप्शन। भद्र समझौता ऐसा समझौता जो अनौपचारिक हो, प्राय अलिखित हो तथा बाध्यकारी न हो, भद्र समझौता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्र समझौता कब व किन देशों के मध्य हुआ? भद्र समझौता कब व किन देशों के मध्य हुआ था? तो यह 2 जनवरी 1937 को हुआ था। इटली व इंग्लैंड के मध्य। इटली व इंग्लैंड के मध्य 2 जनवरी 1937 को जो हुआ था यह भद्र समझौता, 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मुसोलिनी ने इटली में अल्बानिया का विलय कब किया? मुसोलिनी ने इटली में अल्बानिया का विलय कब किया था? इटली में अल्बानिया का विलय मुसोलिनी के द्वारा 1939 में किया गया था, 2 नंबर ऑप्शन। 1939 में मुसोलिनी ने गुड फ्राइडे के दिन अल्बानिया को इटली में विलय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूम द्वीप का विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ? फ्यूम द्वीप का जो विवाद है यह कौन से 2 देशों के मध्य हुआ था? इटली और यूगोस्लाविया, 2 नंबर ऑप्शन। फ्यूम द्वीप का विवाद इटली व यूगोस्लाविया के मध्य हुआ। इसकी प्राप्ति हेतु इटली ने 1924 में यूगोस्लाविया के साथ समझौता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग का गठन कब और कहां किया गया? अरब लीग का गठन कब और कहां किया गया था? 22 मार्च 1945 को काहिरा में। 22 मार्च 1945 को काहिरा में, 3 नंबर ऑप्शन। अरब देशों के मध्य एकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा समन्वय बनाए रखने हेतु 22 मार्च 1945 को काहिरा में अरब लीग का गठन किया गया। इसके संस्थापक सदस्य 7 देश थे, जिसमें मिस्र, यमन, जॉर्डन, लेबनान, संयुक्त अरब व सीरिया सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग के देशों का आजादी वर्ष। अरब लीग के देशों का आजादी वर्ष सबसे पहले नंबर पर है लेबनान। लेबनान है जो ये आजाद कब हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था? तो यह जो स्वतंत्र हुआ था यह हुआ था 1943 के अंदर। दूसरे नंबर पर है सीरिया। सीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1946 में। कुवैत, कुवैत कब स्वतंत्र हुआ था? कुवैत 1961 में। और लीबिया जो 1951 के अंदर। 3, 4, 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अरब लीग के प्रयासों के चलते अरब देश आजाद हुए। लेबनान 1943, सीरिया व जॉर्डन 1946, लीबिया 1951, कुवैत 1961, यमन 1967। 1990 में उत्तरी व दक्षिणी यमन का एकीकरण हुआ। बहरीन जो 15 अगस्त 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तुर्की सुल्तान ने मिस्र को ओटोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया? कौन से तुर्की सुल्तान ने मिस्र को जो ओटोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया था? सुल्तान सलीम ने, 3 नंबर ऑप्शन। 1517 में सुल्तान सलीम ने मिस्र में मिस्र में ओटोमन साम्राज्य तुर्की तुर्की के अधीन कर दिया। आगे चलकर 1640 में मिस्र पर अरब के अधीन कर दिया। आगे चलकर 1640 में मिस्र पर अरब शासकों ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के खदीम वंश के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मिस्र के खदीम वंश के शासक को कालक्रम अनुसार इनको जो व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे ये आएंगे मोहम्मद अली पाशा। मोहम्मद अली पाशा जो 1805 से लेकर 1848 तक जो इसके शासक रहे थे। इसके पश्चात आएंगे इब्राहिम पाशा। इब्राहिम पाशा के पश्चात अब्बास पाशा और अब्बास पाशा के पश्चात जो सईद पाशा। सईद पाशा जो 1854 से लेकर 1863 तक। मोहम्मद अली पाशा। मोहम्मद अली पाशा जो 1805 से लेकर 1848 तक थे। और 1848 से लेकर 1854 के मध्य 2 शासक बने थे, इब्राहिम पाशा और अब्बास पाशा। फिर 1854 से लेकर 1863 तक का जो सईद पाशा रहते हैं, 4 नंबर ऑप्शन। मिस्र में 1805 में खदीम वंश के शासकों का शासन आरंभ हुआ, जो निम्न है। मोहम्मद मोहम्मद अली पाशा या मेहनत अली या मोहम्मद अली पाशा जो 1805 से 48 तक। इसके पश्चात इब्राहिम पाशा, अब्बास पाशा। फिर सईद पाशा जो 1854 से 63। इस्माइल पाशा 1863 से 79। तौफीक पाशा 1879 से 1892 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के किन शासकों के काल में सुएज नहर का निर्माण हुआ? मिस्र के किन शासकों के काल में सुएज नहर का निर्माण हुआ? सुएज नहर का निर्माण हुआ था सईद पाशा और इस्माइल पाशा के काल में। सईद पाशा और इस्माइल पाशा के काल में। 2 नंबर ऑप्शन। सईद पाशा का काल 1854 से 63 के काल में सुएज नहर का निर्माण का कार्य आरंभ हुआ तथा इस्माइल पाशा, जिनका कार्यकाल 1863 से 1879 था, के काल में सुएज नहर का निर्माण पूर्ण हुआ था। सुएज नहर का जो निर्माण काल था, यह 1859 से लेकर 1869 तक था। इसके प्रमुख जो इंजीनियर थे वो थे फर्डिनेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के किस विद्रोह का प्रमुख नारा, मिस्र के किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि मिस्र मिस्र वालों के लिए, मिस्र वालों के लिए जो यह प्रमुख नारा था, यह कौन से विद्रोह का था? तो यह अरबी विद्रोह का। 2 नंबर ऑप्शन। तौफीक पाशा 1879 से 1892 के काल में मिस्र का प्रथम विद्रोह हुआ। यह विद्रोह 1881 में अराबी में हुआ। इस कारण इसे अराबी विद्रोह कहते हैं। इसका प्रमुख नारा था मिस्र वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल अफ्रीकी कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? अखिल अफ्रीकी कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो अखिल अफ्रीकी कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1919 के अंदर, पेरिस के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। अखिल अफ्रीकी कांग्रेस का पहला सम्मेलन डुबोइस के नेतृत्व में 1919 में पेरिस में हुआ। 1921 में ब्रुसेल्स में सम्मेलन हुआ और 2014 में जोहान्सबर्ग में 8वां और नवीनतम सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर कुछ संगठनों के नाम दे रखे हैं, संगठन या जिन्हें हम कहें कुछ संघ के नाम दे रखे हैं, और इधर जो दे रखे हैं संगठन कर्ताओं के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अब्दुल हमीद व बेनदास, अब्दुल हमीद बेन बिदास। अब्दुल हमीद बेन बिदास ने निम्नलिखित में से कौन से संगठन का गठन किया था? अल्जीरिया मुस्लिम उलेमा संघ का। मिसाली हज ने ट्राइम्फ डेमोक्रेटिक दल का। तीसरे नंबर पर है हबीबी बुर्गिबा। हबीबी बुर्गिबा ने न्यू देतार पार्टी और क्वाने एनक्रोमा ने कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी। तो इसमें चारों ही सम्मिलित है। अल्जीरिया मुस्लिम उलेमा संघ का गठन किया था अब्दुल हमीद के द्वारा। ट्राइम्फ डेमोक्रेटिक दल का गठन किया था मैसाली हज के द्वारा। न्यू देतार पार्टी का गठन किया था हबीबी बुर्गिबा के द्वारा। और कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी का गठन किया था क्वेना एनक्रोमा के द्वारा। तो इसमें 1, 2, 3 और 4। 1 नंबर ऑप्शन। फ्रांस के विरोध में अब्दुल हमीद बेन बिदास ने 5 मई 1931 को अल्जीरिया मुस्लिम उलेमा संघ जमियत उल उलेमा का गठन किया। वर्ष 1937 में मैसाली हज ने ट्राइफ डेमोक्रेटिक नामक राष्ट्रवादी दल का गठन किया। ट्यूनीशिया में हबीब बुर्गिबा ने न्यू देतार पार्टी का गठन किया। घाना में 1949 में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी की स्थापना क्वाने एनक्रुमा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है? अफ्रीकी देशों के आजादी का वर्ष दे रखा है, इसमें से कौन सा जो असम्मिलित है? सबसे पहला अल्जीरिया। अल्जीरिया कब आजाद हुआ था? 5 जुलाई 1962 को। अल्जीरिया 5 जुलाई 1962 को आजाद हुआ, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा सूडान। सूडान कब आजाद हुआ था? सूडान आजाद हुआ था 1 जनवरी 1956 को। सूडान 1 जनवरी 1956 को, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कांगो। कांगो 30 जुलाई 1962 को। 30 जुलाई 1962 को नहीं हुआ था। कांगो जो आजाद हुआ था यह हुआ था 30 जून 1960 को। 30 जून 1960 को जो कांगो आजाद हुआ था। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 4 नंबर पर केन्या। केन्या जो 12 दिसंबर 1963 को स्वतंत्र हुआ था, तो 4 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। 3 नंबर इसमें असत्य होगा। कांगो 30 जून 1960 को स्वतंत्र हुआ। ट्यूनीशिया व मोरक्को 1956 में। घाना 6 मार्च 1957 को। गिनी 1958 को। कैमरून जनवरी 1960 को। और टोगालैंड टोगालैंड जो अप्रैल 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में जोमो केन्याटा के नेतृत्व में माओ माओ विद्रोह हुआ? कौन से देश में जोमो केन्याटा के नेतृत्व में माओ माओ विद्रोह हुआ था? केन्या के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन है।
केन्या में केन्या लैंड एंड फ्रीडम आर्मी का गठन हुआ। टीक्यू कबीले के किसानों के पक्ष में जोमो केन्याटा के नेतृत्व में 1953 में माऊ माऊ विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है? कौन से वर्ष को? कौन से वर्ष को जो अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है? अफ्रीका का वर्ष 1960 को, क्योंकि अधिकतर अफ्रीकी देश जो इसी वर्ष जो स्वतंत्र हुए थे, तो 1960 को जो अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है। 1960 को अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है। इस वर्ष में कुल 17 अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए, जिसमें से 14 फ्रांसीसी उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वफ्द अल मिस्री या वफ्द पार्टी की स्थापना किसने की थी? वफ्द अल मिस्री या वफ्द पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगलुल पाशा के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मिस्र को आजाद कराने के उद्देश्य से जगलुल पाशा द्वारा वर्ष 1919 के अंदर वफ्द दल वफ्द दल या वफ्द पार्टी या फिर वफ्द अल मिस्री राष्ट्रवादी उदारवादी राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में कब किसके नेतृत्व में होवा होवा आंदोलन हुआ? वियतनाम में किसके नेतृत्व में और कब है जो होवा होवा आंदोलन हुआ था? तो होवा होवा आंदोलन 1939 में 1939 में होनू फोसो के नेतृत्व में। 1 नंबर ऑप्शन। होवा होवा आंदोलन होनो फोसो के नेतृत्व में 1939 में यह आंदोलन हुआ। यह समाज सुधार आंदोलन था। फुसो को पागल घोषित कर कारावास में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार हेतु कौन से दल बने? इंडोनेशिया के राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार हेतु कौन से दल बने थे? इंडोनेशिया के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार हेतु कौन कौन से दल बने थे? बुद्धि उतमो, शरीकात इस्लाम, इंडोनेशियन साम्यवादी दल या फिर इंडोनेशियन राष्ट्रवादी दल। इनमें से कौन कौन से दल है जो इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार हेतु बनाए गए थे? तो ये चारों ही इसमें जो सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। बुद्धि उतोमो 22 मई 1908 को स्थापित 1935 तक यह कार्य करता रहा। शरीकात इस्लाम जो सुरबाया में वर्ष 1951 में शरीकात डुगांग नाम से संगठन संगठन बनाया, जिसे 1912 में शरीकात इस्लाम नाम दिया गया। इंडोनेशिया साम्यवादी दल हैड्रिक सिवाइल के द्वारा 1920 में गठित किया गया। और इंडोनेशियन राष्ट्रवादी दल है जो अहमद सोकरनो व मोहम्मद हट द्वारा 4 जुलाई 1927 को इस दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों के द्वारा इंडोनेशिया में 1830 में व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी नई आर्थिक नीति जारी की गई थी? डचों के द्वारा इंडोनेशिया में 1830 में व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई आर्थिक नीति जारी की गई थी? कल्चर सिस्टम। 2 नंबर ऑप्शन। कल्चर सिस्टम जॉन वैन डोक बोस ने यह नीति 1830 में लागू की। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक फसलें रबर, नील, कपास, नारियल उगाना अनिवार्य कर दिया गया। यह नीति पूर्णतः असफल रही। इस कारण 1850 में वापस ली गई। 1870 में इसे वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत मिस्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया? कौन सी संधि के तहत मिस्र को जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया? किस संधि के तहत मिस्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया? लंदन संधि के तहत। 2 नंबर ऑप्शन। 16 अगस्त 1936 को इस संधि के तहत मिस्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यात सेन ने कब, कहां, किस संगठन की स्थापना की? सन्यात सेन ने कब, कहां व कौन से संगठन की स्थापना की थी? सन्यात सेन के द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया, कहां किया गया और कब किया गया? तो सन्यात सेन के द्वारा जो संगठन स्थापित किया गया था यह किया गया हिसंग चुंग हुई होनेलुलु में। और 1894 के अंदर 1894 में होनेलुलु में जो हिंसक चुंग हुई नाम से संगठन की स्थापना की गई थी सन्यात सेन के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन। राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना करना, राष्ट्रीय भावना का प्रसार कर चीन को विदेशी शासन से मुक्त करने,
तथा चीन के आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य के चलते सन्यात सेन ने 1894 में हवाई द्वीप में किसंग चुंग हुई चीनी नवजीवन संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यात सेन के द्वारा स्थापित तुंग मैन हेई नामक संगठन का मुख्य पत्र था। सन्यात सेन के द्वारा स्थापित तुंग मैन हेई नामक संगठन का मुख्य पत्र कौन सा था? मिनताओ। 3 नंबर ऑप्शन। जापान में 1905 में तुंग मैन हेई मैत्री संगठन की स्थापना सन्यात सेन ने की थी। इसके मुखपत्र या मुख्य पत्र के रूप में मिनताओ जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन ने 1907 में जापान में चीनी युवाओं को संबोधन करने हेतु कौन से सिद्धांत दिए? सेन ने 1907 में जापान में चीनी युवाओं को संबोधन करने हेतु कौन से सिद्धांत दिए थे? तो कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? राष्ट्रीयता आजीविका और लोकतंत्र या जनतंत्र। राष्ट्रीयता, आजीविका और लोकतंत्र, 1, 2 और 3। 3 नंबर ऑप्शन। वर्ष 1907 में सेन ने जापान में युवाओं को संबोधित करने हेतु 3 सिद्धांत दिए, जिन्हें सान मिन चुई कहा गया। मिंतसुर राष्ट्रीयता, मिन चुआन चुई जनतंत्र और मिन सेंग आजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पहला कि चीनी साम्यवादी दल का प्रथम अधिवेशन 1921 में संघाई में हुआ। चीनी साम्यवादी दल का प्रथम अधिवेशन 1921 में संघाई के अंदर हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि इस साम्यवाद दल को यूएसएसआर का समर्थन प्राप्त था। तीसरा कि कुंग चांग तांग के प्रमुख चाउ एन लाई माओ जेडांग थे। कुंग चांग चांग तांग के प्रमुख चाउ एन लाई और माओ जेडांग थे। चौथा ऑप्शन है कि इस साम्यवादी दल की स्थापना नानकिंग में 1920 में हुई थी। तो इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो सबसे पहला चीनी साम्यवादी दल का प्रथम अधिवेशन 1921 में संघाई में हुआ, तो सही है। दूसरा, इस दल को यूएसएसआर का समर्थन था, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। चुंग चुंग चांग तांग के प्रमुख थे चान एन और माओ जेडांग, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। इस दल की स्थापना 1920 के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि इस दल की स्थापना जो है 1919 में हुई थी, और 1919 में भी इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी बीजिंग के अंदर। बीजिंग में जो इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कुंग चांग तांग चीनी साम्राज्यवादी या फिर साम्यवादी दल। स्थापना इसकी 1919 में बीजिंग में। प्रथम अधिवेशन इसका 1921 में संघाई में। इसको यूएसएसआर का समर्थन था। इसके प्रमुख थे चान एन लाई और माओ जेडांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्टिनी ऑफ चाइना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डेस्टिनी ऑफ चाइना नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई थी? चियांग काई शेक के द्वारा। चियांग काई शेक, 3 नंबर ऑप्शन। सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में। सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में के बाद चियांग काई शेक कुआं मिनतांग राष्ट्रवादी दल का प्रमुख बना। इसने डेस्टिनी ऑफ चाइना नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के नेताओं के महाप्रस्थान लॉन्ग मार्च से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। चीन के नेताओं का महाप्रस्थान जिसे लॉन्ग मार्च कहा गया से संबंधित कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहला है कि राष्ट्रवादियों से बचने के लिए माओ त्से तुंग तथा कर्नल सूते के नेतृत्व में महाप्रस्थान किया गया। राष्ट्रवादियों से बचने के लिए माओ त्से तुंग तथा कर्नल सूते के नेतृत्व में महाप्रस्थान किया गया, तो यह ऑप्शन सही है। दूसरा है कि यह यात्रा 6000 मील लंबी थी और 370 दिन की थी, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि यह यात्रा कियांगसी से शैसी के मध्य हुई थी। यह यात्रा कियांगसी से शैसी के मध्य हुई थी, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि यह यात्रा 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 के मध्य हुई। यह यात्रा 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 के मध्य हुई, चौथा ऑप्शन भी इसमें सत्य है। पांचवा कि चियांग काई शेक ने इस यात्रा को मृत्यु प्रस्थान कहा। चियांग काई शेक ने इस यात्रा को मृत्यु प्रस्थान कहा,
5 नंबर ऑप्शन भी इसका सत्य है। तो पांचों ही ऑप्शन जो इसके बिल्कुल सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन, महाप्रस्थान लॉन्ग मार्च राष्ट्रवादियों से बचने के लिए माओ से तुंग व कर्नल सूते के द्वारा 370 दिन में 6000 मील की यात्रा क्यांसी से शेशी के मध्य है। 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक चियांग काई शेक ने इसे मृत्यु प्रस्थान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश कौन सा था? चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश कौन सा था? भारत, 1 नंबर ऑप्शन। चीन चीनी साम्यवादी सरकार को यूएसएसआर ने 2 अक्टूबर 1949 को मान्यता दी। भारत ने इस सरकार को 9 अक्टूबर 1949 को मान्यता देकर पहला गैर साम्यवादी देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माओ त्से-तुंग की नीतियां थी। माओ त्से-तुंग की नीतियां इनमें से कौन कौन सी थी? सबसे पहले 100 फूल खिले नीति, लंबी छलांग नीति, फिंगर 5 पॉलिसी, नवीन दुनिया से समझौता, पूर्व की ओर बढ़ो। इनमें से कौन कौन सी नीतियां जो माओ त्से-तुंग की नीतियां थी? तो इसमें 100 फूल खिले नीति, लंबी छलांग नीति और फिंगर 5 पॉलिसी, ये तीन जो नीतियां हैं, ये तीन नीतियां माओ से तुंग की नीतियां हैं। तो 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। माओ से की प्रमुख नीतियां 100 फूल खिले 1957 में दी, लंबी छलांग नीति और फिंगर 5 पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की 1911 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चीन की 1911 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? हांगकांग की रूसी बस्ती पर बम विस्फोट। हांगकांग की रूसी बस्ती पर बम विस्फोट, 2 नंबर ऑप्शन। चीन के सैन्य अधिकारियों ने हांगकांग उत्तरी चीन की एक रूसी बस्ती पर 10 अक्टूबर 1911 को 10 अक्टूबर 1911 को बम गिरा दिया। इस घटना को डबल टेन की घटना क्योंकि 10 अक्टूबर 10 तारीख 10वां महीना, इसलिए डबल टेन की घटना कहा जाता है। यहीं से क्रांति आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में मांचू राजवंश का शासन कब समाप्त हुआ? चीन में मांचू राजवंश का शासन कब समाप्त हुआ था? चीन में मांचू राजवंश का शासन कब समाप्त हुआ था? 1912 ईस्वी में। 12 फरवरी 1912 को चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी दिन मांचू राजवंश का शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में चियांग काई शेक ने साम्यवादियों के उन्मूलन के लिए कौन सा दल गठित किया? चीन में चियांग काई शेक ने साम्यवादियों के उन्मूलन के लिए कौन सा दल गठित किया था? चीन में चियांग काई शेक ने साम्यवादियों के उन्मूलन के लिए जो कौन सा दल गठित किया था? ब्लू आर्मी, 1 नंबर ऑप्शन। चियांग काई शेक ने साम्यवादियों का पूर्ण उन्मूलन करने के उद्देश्य से ब्लू आर्मी या नीली सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, 4 घटनाएं दे रखी है। युआन साई काई का राष्ट्रपति बनना, कुआं मिन तांग का गठन, संन्यात सेन का निष्कासन और कुंग चांग तांग का गठन। तो इनमें से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना कौन कौन सी घटनाएं कब कब की है। सबसे पहले युआन साई काई का राष्ट्रपति बनना। युआन साई काई राष्ट्रपति जो बने थे, यह बने थे 1912 में। 1912 में फरवरी 1912 के अंदर। दूसरे नंबर पर है कुआ मिनतांग का गठन। कुआ मिनतांग का गठन भी 1912 के अंदर ही हुआ था। संन्यात सेन का निष्कासन 1913 और कुंग चांग तांग का गठन हुआ था 1919 के अंदर। तो इसमें चारों ही घटनाएं जो क्रम वाइज है। सबसे पहले युआन साई काई का राष्ट्रपति बनना, फिर कुआ मिनतांग का गठन, संन्यात सेन का निष्कासन और कुंग चांग तांग का गठन। 1, 2, 3 और 4, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चियांग काई शेक का शुद्धिकरण अभियान था। चियांग काई शेक का शुद्धिकरण अभियान कौन सा था? साम्यवादियों की सामूहिक हत्या करना, 2 नंबर ऑप्शन। चियांग काई शेक ने बलूचर यूएसएसआर का सैनिक सलाहकार था, की योजना के अनुरूप उत्तरी चीन का 1925 में आरंभ किया।
तकरीबन 3 लाख साम्यवादी मारे गए। इसे शुद्धिकरण अभियान कहा गया। चीन में नवजीवन आंदोलन चलाया। चीन के अंदर नवजीवन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? चियांग काई शेक के द्वारा। एक नंबर सॉरी 2 नंबर ऑप्शन। चियांग काई शेक ने 1934 में नवजीवन आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत चीनी प्राचीन आदर्शों को पुनर्स्थापित करना था। इससे राष्ट्रवादी भावना का प्रसार होगा, जो कि कुओमिंतांग की लोकप्रियता बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कब हुई? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 1 अक्टूबर 1949 को। एक नंबर ऑप्शन। माओ से तुंग ने 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चीनी गणतंत्र की घोषणा की। बीजिंग को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व करता था। ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो यह था हुंग चू चुआन। हुंग सू चुआन। 4 नंबर ऑप्शन। हुंग सू चुआन के नेतृत्व में ताइपिंग विद्रोह हुआ। यह आंदोलन मुख्यतः किसान विद्रोह था। हुंग ने ईश्वरीय प्रेरणा से घोषणा की कि वह ईश्वरीय सम्राट है और वह नए शासन ताइपिंग पूर्ण शांति की स्थापना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस विद्वान ने चीन के बारे में कहा? कौन से विद्वान ने चीन के बारे में कहा? कौन से विद्वान ने चीन के बारे में कहा कि वहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। चीन के बारे में कौन से विद्वान ने कहा कि वहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा? तो यह कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। 2 नंबर ऑप्शन। रूस की क्रांति की घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रूस क्रांति की घटनाएं हैं। 4 घटनाएं दे रखी है। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, बुलेगिन संविधान, रासपुटिन की हत्या और रूसी फरवरी क्रांति। यह घटनाएं अ, कब की है? सबसे पहले नंबर पर असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का जो गठन किया गया था, की स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1904 के अंदर। दूसरे नंबर पर बुलेगिन संविधान। बुलेगिन संविधान बना था 1905 के अंदर। तीसरे नंबर पर रासपुतिन की हत्या। रासपुतिन की जो हत्या की गई थी, यह की गई थी 1916 के अंदर। और रूसी फरवरी क्रांति, रूसी फरवरी जो क्रांति हुई थी, यह हुई थी 1917 के अंदर। तो इसमें चारों ही है जो कर्म वाइज ही है, 1, 2, 3 और 4। एक नंबर ऑप्शन। मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन किया गया। बुलेटिन द्वारा बनाया गया संविधान 19 अगस्त 1905 को लागू किया गया। इसे बुलेटिन संविधान भी कहा जाता है। रासपुटिन जर्मन साधु था। सेरिना पर इसका अत्यधिक प्रभाव था। इसकी हत्या 1916 में ऊसुपोव ने कर दी थी। फरवरी क्रांति 23 फरवरी से 2 मार्च 1917 तक हुई, रूसी कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रांति का नारा था? कौन सी क्रांति का नारा था कि शांति युद्ध समाप्त, रोटी भूख से मुक्ति और भूमि किसानों की आत्मनिर्भरता। कौन सी क्रांति का नारा था कि शांति युद्ध समाप्त, रोटी भूख से मुक्ति, भूमि और किसानों की आत्मनिर्भरता? तो यह किसका था? रूस की क्रांति का। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि यदि महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध, यदि महायुद्ध नहीं होता तो रूस में जारशाही का अंत नहीं होता? किसने कहा था कि यदि यह महायुद्ध नहीं होता? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कहा गया कि यदि यह महायुद्ध नहीं होता तो रूस में जारशाही का अंत नहीं होता। किसने कहा था? समनर ने। 3 नंबर ऑप्शन। BH समनर। यदि महायुद्ध प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो रूस में जारशाही का अंत भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि हिटलर में विलक्षण प्रतिभा थी मगर वह राक्षसी था? किसने कहा कि हिटलर में विलक्षण प्रतिभा थी मगर वह राक्षसी था? यह कहा था गोर्थान हार्डी ने। 4 नंबर ऑप्शन। गोर्थान हार्डी हिटलर में विलक्षण प्रतिभा थी मगर वह राक्षसी था।
हिटलर के भाषणों के संग्रह का संपादन किसने किया? हिटलर के भाषणों के संग्रह का संपादन किसके द्वारा किया गया? हिटलर के भाषणों का जो संग्रह का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था राउ डी रोसे। 2 नंबर ऑप्शन। माई न्यू ऑर्डर, माई न्यू ऑर्डर यह हिटलर के भाषणों का संग्रह, इसका संपादन राउ डी रोसे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिक समझौते में किस राष्ट्र ने भाग नहीं लिया? अब म्यूनिक समझौते के अंदर कौन से राष्ट्र ने भाग नहीं लिया था? म्यूनिक समझौते में कौन से राष्ट्र ने भाग नहीं लिया? तो जर्मनी ने लिया, इटली ने लिया, फ्रांस ने लिया, अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। म्यूनिक समझौता, म्यूनिक समझौता जो स्विट्जरलैंड के म्यूनिक में 29 सितंबर 1938 को चेकोस्लोवाकिया के विषय को लेकर यह सम्मेलन हुआ। इसमें निम्न राष्ट्रों ने भाग लिया। कौन कौन से राष्ट्र थे? ब्रिटेन थे, ब्रिटेन की तरफ से चैम्बरलिन व हैरिस विल्सन थे। फ्रांस की तरफ से दलादीरे थे। जर्मनी की तरफ से हिटलर व रिबेनट्रोप थे और इटली की तरफ से मुसोलिनी और सियानो ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कुछ घटनाएं दे रखी है, इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहला है सार प्रदेश का विलय। सार प्रदेश का विलय कब किया गया? सार प्रदेश का विलय किया गया था 1935 के अंदर। 1935 में सार प्रदेश का विलय हुआ। ऑस्ट्रिया का विलय, ऑस्ट्रिया का विलय कब किया गया? ऑस्ट्रिया का विलय किया गया था 1938 में। 1938 में ऑस्ट्रिया का विलय। फौलादी समझौता, फौलादी समझौता हुआ था 1939 में। 1939 के अंदर फौलादी समझौता हुआ था। और पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण कब हुआ? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण भी 1939 में हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण 1939 के सितंबर माह में हुआ था और फौलादी समझौता जो 1939 के मई माह में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह सार प्रदेश का विलय, उसके पश्चात ऑस्ट्रिया का विलय, फिर फौलादी समझौता और फिर पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो इसमें चारों ही है जो सुमेलित कालक्रम अनुसार ही है। 4 नंबर ऑप्शन। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण 1 सितंबर 1939 को, सार प्रदेश का विलय मार्च 1935 को, ऑस्ट्रिया का विलय 13 मार्च 1938 को और फौलादी समझौता 22 मई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा? यह किसने कहा कि एक वृद्ध महोदय यानी कि चैम्बरलिन ने अपनी मौत के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसकी तारीख हम भरेंगे। एक वृद्ध महोदय अर्थात चैम्बरलिन ने अपनी मौत के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसकी तारीख हम भरेंगे। यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा था रिबेनट्रोप ने, रिबेनट्रोप के द्वारा। रिबेनट्रोप जो जर्मनी से संबंधित है, रिबेनट्रोप के द्वारा यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी की निगमित राज्य की अवधारणा किस विवाद को मिटाने पर आधारित थी? मुसोलिनी की निगमित राज्य की अवधारणा किस विवाद को मिटाने पर आधारित थी? मुसोलिनी की निगमित राज्य की जो अवधारणा है, कौन से विवाद को मिटाने पर आधारित थी? पूंजी व श्रम। 4 नंबर ऑप्शन। मुसोलिनी के द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में से एक था निगमित राज्य की स्थापना। इसकी अवधारणा पूंजी तथा श्रम के बीच विवाद को समाप्त करने पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका फांसीवाद विरोध नहीं करता? फांसीवाद किसका विरोध नहीं करता? फांसीवाद लोकतंत्र का विरोध करता है, शांतिवाद का विरोधी है, व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोधी है, लेकिन राष्ट्रवाद का समर्थक है। राष्ट्रवाद का जो समर्थक है, विरोध नहीं करता। फांसीवाद लोकतंत्र, शांतिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी विचारधाराओं का समर्थन नहीं करता है। तो ये थे विश्व इतिहास से संबंधित कुछ जो टॉपिक, जो आज के टेस्ट के जो टॉपिक थे, जिसमें 1917 की रूस की क्रांति थी, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद का उदय था। इसके अलावा जो अरब और अफ्रीका के जो देश थे, उनमें राष्ट्रीय आंदोलन और 1949 की चीनी क्रांति से संबंधित 100 प्रश्न थे। अब जो कुछ 10-15 प्रश्न रहने वाले हैं, ये आईसीटी से संबंधित अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं, सूचना संप्रेषण तकनीकी और प्रणाली उपागम, इन 2-3 टॉपिकों से संबंधित 10-15 प्रश्न और है, जिसके साथ इनको करने के साथ ही फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, यह है निम्नलिखित में से किसने शिक्षक को व्यवस्थापक की संज्ञा देते हुए शिक्षण प्रक्रिया के 4 तत्व बताए?
निम्नलिखित में से किसने शिक्षक को व्यवस्थापक की संज्ञा देते हुए शिक्षण प्रक्रिया के 4 तत्व बताए थे? किसने बताया था? आर के डेविस ने। 3 नंबर ऑप्शन। आर के डेविस के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के 4 तत्व POLC में असंगत को चुनिए। आर के डेविस के द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया के 4 तत्व बताए थे, इसमें से कौन सा जो इसमें नहीं है? सबसे पहले पी, पी यानी प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। दूसरे नंबर पर ओ ऑर्गेनाइजेशन संगठन निर्माण, तो पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एल से इसमें होगा लीडिंग, और सी से इसमें होगा कंट्रोलिंग, होगा नियंत्रण होगा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि योजना बनाना, संगठन करना, उसके पश्चात नेतृत्व करना, और उसके पश्चात होगा कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण करना। तो इसमें 1 और 2 सही है। तीसरे में लीडिंग ही दे रखा है, तो सत्य है। चौथा कम्युनिकेशन, सी का कम्युनिकेशन नहीं होगा, बल्कि सी का जो होगा वो होगा कंट्रोलिंग। सी का जो होगा वह कंट्रोलिंग होगा, यानी कि नियंत्रण करना, नियंत्रण करना होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तंत्रीय व्यूहरचना के उदाहरणों में शामिल नहीं है। एक तंत्रीय व्यूहरचना के उदाहरणों में शामिल नहीं है। एक तंत्रीय व्यूहरचना में व्याख्यात्मक व्यूहरचना होती है, अभिकर्मित अनुदेशन होता है, पाठ प्रदर्शन व्यूहरचना होती है, अनुसंधान व्यूहरचना। इसमें एक तंत्रीय नहीं बल्कि बहुतंत्रीय व्यूहरचना है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग जिन पक्षों के विकास हेतु किया जाता है, उनका सही युग्म कौन सा है? कंप्यूटर अनुदेशन का प्रयोग जिन पक्षों के विकास हेतु किया जाता है, उनका उसका सही युग्म कौन सा है? इसका कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किन पक्षों के विकास हेतु किया जाता है? तो यह किया जाता है ज्ञानात्मक पक्ष के विकास हेतु और मनोक्रियात्मक पक्ष के विकास हेतु। ज्ञानात्मक और मनोक्रियात्मक, 1 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। अभिकर्मित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन के प्रकारों में शामिल नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। के प्रकारों में कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? सबसे पहला रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, दूसरा शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, तीसरा अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, और 4 नंबर इसमें प्रायोगिक कार्य अभिविन्यास अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन और प्रायोगिक कार्य अभिविन्यास अनुदेशन। तो इसमें पहला सही है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा प्रायोगिक कार्य अभिविन्यास नहीं तो होगा, बल्कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन होगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, जो प्रायोगिक कार्य अभिविन्यास है, यह कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 इसमें सही है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार, उनके जनक या विकासकर्ताओं के असंगत युग्म को पहचान। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार, उनके जनक और या विकासकर्ताओं के असंगत युग्म कौन सा है? सबसे पहला रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक BF स्किनर है। दूसरे नंबर पर शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक स्टूलेर नहीं है। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जो जनक है, यह है एन ए क्राउडर, जो एन ए एन ए क्राउडर जो शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। तीसरे नंबर पर अवरोही या गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन। अवरोही या गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन, तो इसके अवरोही या गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन के जो जनक है, इसके जनक थॉमस है। तो 2, 3 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के जनक डेनियल डेविड है। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। दूसरा शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन के जनक स्टूलेर नहीं है, बल्कि नॉर्मन ए क्राउडर है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आयोजित अनुदेशनात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सी तकनीकी है जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आयोजित अनुदेशनात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सी जिम्मेदार नहीं है? तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कोर्सवेयर है, माल्स
सॉफ्टवेयर इसमें जिम्मेदार नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कंप्यूटर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के प्रकारों में सम्मिलित है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित है? सूचना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ट्यूटोरियल कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, अनुरूपित प्रकार, प्रॉब्लम सॉल्विंग अनुदेशन। तो इसमें से कौन-कौन सा जो इसमें सम्मिलित है? तो सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन इसमें सम्मिलित है, ट्यूटोरियल कंप्यूटर सहायक अनुदेशन भी सम्मिलित है, अनुरूपित प्रकार, प्रॉब्लम सॉल्विंग अनुदेशन भी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के अंदर सम्मिलित है। तो इसमें 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी, सूचना एवं संचार तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना एवं संचार तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का निर्माण करना, सूचना का भंडारण करना, सूचना का संचार व प्रसार करना। तो इसमें से सूचना एवं संचार तकनीकी का मुख्य कार्य कौन सा है? तो इसमें तीनों ही कार्य, सूचना का निर्माण करना, भंडारण करना और सूचना का संचार और प्रसार करना, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन। सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी का उद्देश्य है सूचना का निर्माण करना, क्रिएट इंफॉर्मेशन, संग्रहण करना, कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, प्रसंस्करण, प्रोसेस, भंडारण, स्टोरेज, संचार, कम्युनिकेशन करना। यह कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच किस पर बल देता है? प्रणाली उपागम है जो किस पर बल देता है? संपूर्ण प्रणाली पर। 3 नंबर ऑप्शन। प्रणाली उपागम एक समग्र दृष्टिकोण है जो संपूर्ण प्रणाली के विभिन्न घटकों और उनके बीच के संबंधों को समझने पर जोर देता है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधन, प्रक्रिया और सूचना प्रवाह सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आईसीटी का घटक नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ये तीनों तो आईसीटी के ही घटक है। 4 नंबर ऑप्शन है जैविक कोशिका। जैविक कोशिका यह है जो आईसीटी का हिस्सा नहीं है। आईसीटी के घटकों में प्रमुख है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, यूजर है आदि संसाधन सम्मिलित है, जबकि जैविक कोशिका बायोलॉजिकल सेल इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम किसे कहा जाता है? सिस्टम किसे कहा जाता है? सिस्टम एकीकृत घटकों के समूह को। 3 नंबर ऑप्शन। सिस्टम में जो विभिन्न घटकों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण है कंप्यूटर सिस्टम, सूचना प्रबंधन सूचना प्रणाली सिस्टम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किस प्रकार किया जाता है? आईसीटी का उपयोग है जो शिक्षा में किस प्रकार किया जाता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम। किस रूप में किया जाता है? तो इन सभी रूपों के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। आईसीटी का शिक्षा में व्यापक प्रयोग होता है ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच के कितने मुख्य चरण होते हैं? प्रणाली उपागम के मुख्य कितने चरण होते हैं? तो प्रणाली उपागम के जो चरण होते हैं ये मुख्यतः 5 चरण होते हैं। इसके 5 चरण होते हैं। 5 चरण जिसमें समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, समस्या का डिजाइन करना, कार्यान्वयन करना और मूल्यांकन और फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी में डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापा जाता है। सूचना एवं अ, अ, सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी में डेटा ट्रांसमिशन की गति को कैसे मापा जाता है? बिट प्रति सेकंड, बीपीएस। डेटा ट्रांसमिशन की गति को बिट प्रति सेकंड, बीपीएस, किलोबिट प्रति सेकंड, केबीपीएस, मेगा प्रति सेकंड, एमबीपीएस में मापा जाता है। तो यह था हमारा आज का टेस्ट सॉल्यूशन। 19वां टेस्ट था, वर्ल्ड हिस्ट्री का चौथा टेस्ट था। इसके पश्चात अगला जो 20 नंबर जो टेस्ट होगा, 20 नंबर जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अंदर उन सभी टॉपिक का
कंबाइंड टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर हिस्ट्री के वर्ल्ड हिस्ट्री के 150 प्रश्न होने वाले हैं। तो कल का जो मेजर टेस्ट होगा उसकी क्लास आप अवश्य लगाना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।